फवाद चौधरी को कैंट कचहरी रवाना कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद कैंट कचहरी उन्हें पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू उनको पेश किया जाएगा। उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद उनको आज ही इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दईयत में थाना कोसार में ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके तहत ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फवाद चौधरी को कैंट कचहरी रवाना कर दिया गया है और उनको कुछ ही देर बाद कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। कैंट कचहरी की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक और नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अशफाक से जानेंगे। अशफाक, बताइएगा कब तक उनको पेश कर दिया जाएगा कैंट कचहरी? कुछ ही देर बाद जी फवाद चौधरी को लाहौर के कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात के रूबरू पेश किया जाएगा और इस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड लेने की दरख्वास्त की जाएगी। इस वक्त कैंट कचहरी के बाहर और अंदर की सूरत हाल ये है कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। तकरीबन मजमूई तौर पर अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं और गेट पर भी पुलिस एहलकारों को तैनात करके किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को कचहरी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात की अदालत के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी भी खुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। इसके साथ साथ फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोसार में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की मुद्दईयत में जो मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें जो दफात लगाई गई हैं वो नाकाबिले ज़मानत दफात हैं। तो यहाँ से यानी इस्लामाबाद पुलिस कैंट कचहरी से राहदारी रिमांड लेने के बाद फवाद चौधरी को फौरी तौर पर इस्लामाबाद मुंतकिल करेगी और फिर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और ये कहा गया था कि कारकुनान ज़मान पार्क पहुँचे और कैंट कचहरी पहुँचे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ पुलिस की नफरी तो मौजूद है लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँच सका। इसके साथ साथ फवाद चौधरी को यहाँ पर गुज़श्ता रात लाहौर में थाना डिफेंस ए पुलिस की मदद से गिरफ़्तार किया गया था और उस मुकदमे में गिरफ़्तार करने के बाद अब राहदारी रिमांड के लिए फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। जी मोहम्मद अशफाक साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। लियाकत अंसारी, बताइएगा, अब से कुछ देर पहले आपने बताया था कि ज़मान पार्क में PTI के सीनियर रहनुमा भी मौजूद हैं, क्या मुशावरत हुई है इस हवाले से? देखिए, PTI के सीनियर रहनुमा इस वक्त ज़मान पार्क में भी मौजूद हैं और PTI के कारकुन भी बड़ी तादाद में ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं। ज़मान पार्क में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। फवाद चौधरी की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है और इस वक्त फोकस जो है वो PTI की लीडरशिप का ये है कि फवाद चौधरी की गाड़ियों को फॉलो किया जाए और उन्हें जब कैंट कचहरी पेश किया जाता है और वहाँ से राहदारी रिमांड के बाद उन्हें इस्लामाबाद भेजा जाता है तो उसके बाद अपने आइंदा लाहे अमल का ऐलान किया जाए। इस वक्त हमाद अजहर और मुशर्रफ जमशेद चीमा और पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं वो फवाद चौधरी की गाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं। पहले जो हमाद अजहर की जानिब से लोकेशन शेयर की गई थी फवाद चौधरी की, वो बताया गया था कि रीजनल हेडक्वार्टर जो है CTD का मोलरवाल, वहाँ पर इमरान खान को ले जाया गया, फवाद चौधरी को ले जाया गया और वहाँ से फवाद चौधरी को जो है अब कैंट कचहरी ले जाया जा रहा है। तो इधर ज़मान पार्क की अगर बात की जाए तो पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर जो है वो इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है। दरीब अब्बास यहाँ पर मौजूद हैं। जो दूसरे जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़मान पार्क का एक्सटर्नल जो एरिया है यहाँ पर इस वक्त एहतजाज चल रहा है। PTI के कारकुनों का यहाँ पर खैमे लगा दिए गए हैं और उनके लिए नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है। जी, नाश्ते का भी एहतमाम किया गया है। लियाकत अंसारी, ये भी बताइएगा कि कारकुनों को हिदायत की गई है कि वो कैंट कचहरी पहुँचे, क्या रहनुमा भी जाएंगे इज़हार यकजहती के लिए कैंट कचहरी? कुछ रहनुमा तो जैसे मैंने बताया कि हमाद अजहर, मुशर्रफ जमशेद चीमा और दूसरे जो हैं वो साथ ही जा रहे हैं, उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। चूँकि कैंट कचहरी में ज़रा दाखिल होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और
फौरी तौर पर कॉल दी गई है और ट्विटर पैगाम के ज़रिए ये कॉल दी गई है, तो इसलिए वहाँ पर तो मालूम नहीं अब कितने कारकुन पहुँच पाते हैं, लेकिन जो ज़मान पार्क की कॉल है यहाँ पर जो है वो पीटीआई के कारकुन पहुँच रहे हैं। रात 1:54 पर ये सूरत हाल डेवलप हुई थी जब पीटीआई ने एक अलर्ट जो है वो जारी किया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है। उसके बाद पीटीआई की तकरीबन तमाम सीनियर लीडरशिप ज़मान पार्क पहुँची थी, जिनमें हमाद अजहर, फवाद चौधरी, असद उमर, दूसरे रहनुमा शामिल थे और यहाँ पर फिर उन्होंने मीडिया टॉक भी की। अब जो है वो हमारा जो पार्टी के कुछ रहनुमा तो जो है वो फवाद चौधरी की गाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ज़मान पार्क में मौजूद हैं। पीटीआई के जो इस वक्त अंदलीब अब्बास हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट को जो है वो उसकी क़यादत कर रही हैं और पीटीआई का रद्द-ए-अमल लगता है कि आज दोपहर तक जो है वो इमरान खान की जो इस हवाले से हिकमत अमली और लाहे अमल है वो सामने आएगा, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि पीटीआई जो है इस मामले पर खामोश नहीं रहेगी, बल्कि एहतजाज के दायरा कार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वसी किया जा सकता है और जो आइनी और सियासी ऑप्शंस हैं उन तमाम को एक्सरसाइज करने के लिए पीटीआई की क़यादत जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात जो है वो उठा सकती है। जी, दोपहर तक पीटीआई का अगला लाए अमल सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, लियाकत अंसारी और मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे। अहम खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को खत, बिलाखिर इंतजार किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन कब खत लिखेगा। इस खत के हवाले से खदशात भी काफ़ी थे। अब एक खत लिख दिया गया है। खत में आम इंतखाबात के मुजवज़ा पोलिंग डे से मुतालिक बताया गया है। पंजाब में 9 से 13 अप्रैल तक इलेक्शन कराएं। खत का ये मतन है, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 15 से 17 अप्रैल की तारीख फाइनल करें। खत में ये भी कहा गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वक़ार अली सैयद हमारे साथ मौजूद है। वक़ार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता कई दिनों से कयास आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो पोलिंग की तारीख के लिए गवर्नर को खत क्यों नहीं लिख रहे, और इस ज़मन में आज इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को जब खतूत अरसाल किए गए, जिसमें कहा गया कि आम इंतखाबात के लिए जो मुजवज़ा। ठीक है, शुक्रिया आपका वक़ार। अभी आपको बताएं कि फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी पहुंचा दिया गया है और पीटीआई के कारकुनान को भी कॉल दी गई है कि वो भी कैंट कचहरी पहुंचे और उनको आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा और आज ही फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का भी इम्कान है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दईयत में थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया है फवाद चौधरी के खिलाफ, जिस पर लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का ये बताना है कि तमाम कानूनी पहलू मुकम्मल करने के बाद, तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा, फवाद चौधरी को कैंट कचहरी पहुंचा दिया गया है? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को सख्त सिक्योरिटी खसार में लाहौर की कैंट कचहरी में पहुंचा दिया गया है। फवाद चौधरी को कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात की अदालत में पेश किया गया है और इस मौके पर फवाद चौधरी के जो वकील हैं वो भी कमरा अदालत में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फवाद चौधरी की जानिब से मुनीर हुसैन भट्टी और बैरिस्टर हसनैन अदालत में दलाइल देंगे। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी को कैंट कचहरी के अंदर अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड की सदा की गई है, तो कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी और फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड पर देने से मुतल्लिक अहकाम जारी करेगी। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की मुद्दईयत में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन की फवाद चौधरी ने तस्दीक की है, जिसके बाद फवाद चौधरी को लाहौर के इलाका डिफेंस ए में पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया था। तो अब इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त लाहौर की कैंट कचहरी में मौजूद है और उनके साथ साथ लाहौर पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है और फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात की अदालत में पेश किया गया है, जहां पर इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड की इस्तदा की है। कमरा अदालत में फवाद चौधरी के वकील बैरिस्टर हसनैन और मुनीर भट्टी ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की है और ये कहा है कि फवाद चौधरी को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए और राहदारी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। इस वक्त इस मुकदमे की समाअत जारी है
اور اس دوران لاہور اچھا اشفاق، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کے وکلاء کا یہ موقف ہے کہ جھوٹا مقدمہ ہے اور اس درخواست کو مسترد کر دیا جائے، تو کیا اس کے کتنے پرسنٹ جو ہے وہ چانسز ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے کیا؟ جی قانونی طور پر تو ایسا فوجداری قانون میں تو ایسی کوئی سیکشن نہیں ہے کہ اگر شخص کے خلاف مقدمہ درج ہو تو اس کو راہداری ریمانڈ پر دینے کے بجائے اس کی مقامی عدالت سے ضمانت منظور کر لی جائے۔ البتہ ان کے وکلاء کی ریکویسٹ ہے اور حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ فواد چودھری نے کمرہ عدالت میں جاتے جاتے صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے بغاوت کرنے پر گرفتار کیا گیا، میں تو کہتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ فواد چودھری اس وقت کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ان سے پہلے ہی ان کے وکلاء کمرہ عدالت میں موجود تھے، جن میں بیرسٹر حسین اور دیگر وکلاء موجود تھے جو کہ فواد چودھری کی جانب سے ان کی وکالت کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے فواد چودھری کو راہداری ریمانڈ پر لے جانے کی درخواست کی مخالفت کی ہے۔ فواد چودھری کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور ہاتھ ہلا کر جو وکلاء ہے ان کے جواب دے رہے ہیں۔ اس وقت جوڈیشل مجسٹریٹ مدثر حیات کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ کمرہ عدالت خطرہ کچھ وکلاء سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد عدالت آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کچھ ہی دیر بعد فیصلہ ہو جائے گا راہداری ریمانڈ کا۔ اشفاق یہ بتائے گا کہ جن دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا، اس سے پہلے بھی آپ نے آگاہ کیا کہ یہ ناقابل ضمانت دفعات ہیں، یہ بتائے گا کہ اس طرح کے مقدمات میں آگے چل کر کتنا وقت لگ سکتا ہے کہ فواد چودھری کی ضمانت منظور ہو جائے یا کیس نمٹ جائے؟ دیکھیں اس وقت میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ بھی یہ کرتا چلوں کہ فواد چودھری کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ فواد چودھری کو ہتھکڑیاں لگانے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا اور جب وہ کمرہ عدالت میں پہنچے تو تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں۔ فواد چودھری نے کمرہ عدالت کے باہر مختصر صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری جو ہے غیر قانونی غیر آئینی ہے، سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ فواد چودھری کی ضمانت کب تک ہوگی، تو فی الحال یہاں سے راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد فواد چودھری کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پر ان کے جسمانی ریمانڈ کی اجرا کی جائے گی۔ جی اشفاق یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج عدالت سے راہداری ریمانڈ کے حوالے سے فیصلہ آئے گا اس معاملے پر، اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ متعلقہ عدالت نہیں ہے۔ متعلقہ عدالت جہاں پر مقدمہ درج ہوا ہے فواد چودھری کے خلاف، وہ تھانہ اسلام آباد کا تھانہ کوثر ہے اور اس کے نزدیک جو عدالت ہے، اس کو جو عدالت جہاں پر اس کے مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں، یعنی وہاں کی جو کچہری ہوگی وہاں پر فواد چودھری کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اسی عدالت میں ہی مرکزی مقدمے کی سماعت ہوگی۔ یہاں پر لاہور کی کینٹ کچہری میں مقدمہ صرف یہ ہے کہ قانونی طور پر اگر کوئی مقدمہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں درج ہو یا دوسرے صوبے میں درج ہو تو پھر اس کے لیے مقامی عدالت سے راہداری ریمانڈ لینا قانونی طور پر ضروری ہوتا ہے۔ تو اسلام آباد پولیس اپنے قانونی طریقے پورے کر رہی ہے۔ تمام قواعد و ضوابط کو پورا کرنے کے بعد باقاعدہ فواد چودھری سے تفتیش کی جائے گی۔ فواد چودھری کو قانونی ذکر کار کے تحت آج ان کا راہداری ریمانڈ لاہور کی کینٹ کچہری سے لیا جائے گا اور اس کے بعد فواد چودھری کو اسلام آباد۔ اچھا اشفاق یہ بتائے گا کہ اس طرح پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ بغاوت کے مقدمہ درج کیے جاتے ہیں، دھمکیوں کے تحت دفعات کے تحت مقدمہ درج کیے جاتے ہیں، کیا یہ جو دھمکیاں ہیں، جو الزامات عائد کیے گئے ہیں سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے، کیا وہ اس نوعیت کے تھے کہ اتنی اجرت میں فیصلہ کیا جاتا کہ فوری مقدمہ درج ہوتا اور فوری طور پر گرفتاری میں لائی جاتی؟ دیکھیں سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے جو درخواست دی گئی ہے، اگر آپ اس درخواست کا متن دیکھیں تو اس میں واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کی تصدیق کی بلکہ ان کے اور ان کے خاندان کو دھمکیاں بھی دی گئی اور اس کے بعد تھانہ کوثر میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور پھر اسلام آباد پولیس نے ٹریس کر کے فواد چودھری کو رات گئے ان کو گرفتار کیا۔ اچھا جب فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تو اس حوالے سے پہلے تو یہ واضح نہیں ہو سکا تھا کہ فواد چودھری کو اسلام آباد لے جایا جا رہا ہے یا نہیں، لیکن بعد میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ تمام کارروائی قانون کے مطابق قواعد و ضوابط کے مطابق کریں گے، قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فواد چودھری کا راہداری ریمانڈ لینے کا فیصلہ کیا گیا اور اب فواد چودھری کو راہداری ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کینٹ کچہری کے روبرو پیش کیا گیا ہے، جہاں پر فواد چودھری کے وکلاء
نے اسلام آباد پولیس کی اس درخواست کی مخالفت کی جس میں راہداری ریمانڈ کی ابتدا کی گئی ہے۔ اس وقت فواد چودھری کے وکلا کے دلائل جاری ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے فواد چودھری کے راہداری ریمانڈ کی درخواست کر دی گئی ہے۔ تو اب اس معاملے پر کچھ ہی دیر بعد جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے مدثر حیات وہ اس درخواست پر فیصلہ سنائیں گے۔ کمرہ عدالت میں فواد جی وکلا کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اشفاق یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا تو جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی، کس طرح سے پھر کارروائی آگے بڑھے گی عدالت کی جانب سے؟ اس موقع پر کیا کیا فیصلے سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں سے راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد فواد چودھری کو جب اسلام آباد کی مقامی عدالت یعنی وہاں کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی، جبکہ فواد چودھری کے وکلا اس درخواست کی مخالفت کریں گے اور یہ استدعا کریں گے کہ فواد چودھری کی جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے۔ عدالت کے پاس دو آپشن ہوں گے، یا تو وہ فواد چودھری کو جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کرے تاکہ اس کی مکمل تفتیش ہو سکے، یا پھر عدالت تمام حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کیس میں جسمانی ریمانڈ نہیں بنتا، لہذا فواد چودھری کو جیل بھجوایا جاتا ہے، یعنی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا جاتا ہے اور پولیس کسٹڈی میں عدالت فواد چودھری کو نہیں دے گی۔ تو اس کے بعد ساتھ ہی فواد چودھری کی درخواست ضمانت بھی اسی عدالت میں دائر کر دی جائے گی، اور اگر عدالت یہ سمجھے کہ یہ جو الزامات اس مقدمے میں لگائے گئے ہیں، ایف آئی آر میں لگائے گئے ہیں، اور فواد چودھری کے وکلا اس کو یہ ثابت کر سکے کہ یہ مقدمہ صریحاً سیاسی بنیادوں پر درج کیا گیا ہے، تو جی پھر اشفاق یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی رہنماؤں پر مقدمات درج کیے گئے، بغاوت کا مقدمہ، متنازع ٹویٹس کے حوالے سے مقدمہ درج کیا گیا، اگر موازنہ کیا جائے تو یہ کس نوعیت کا کیس ہے؟ یہ بھی سنگین معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ سنگین معاملہ اس لیے ہے کہ یہ مقدمہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اپنی مدعیت میں درج کیا، وہ خود اس مقدمے میں مدعی ہیں۔ اب ان پر ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کو یہ ثبوت فراہم کرنے ہوں گے کہ فواد چودھری نے کس کس سٹیج پر ان کو دھمکیاں دی، ان کے خاندان والوں کو دھمکیاں دی، یہ ان کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا اور تفتیش میں بھی یہ بتانا ہوگا۔ جہاں تک بات رہی، یقیناً ان کے پاس فواد چودھری کو ویڈیو کلپس ہوں گے جس کی وہ حوالہ وہ دے رہے ہیں، تو حتمی فیصلہ اسلام آباد کی مقامی عدالت کرے گی کہ آیا فواد چودھری کو اس کیس میں ان سے مزید ان کو جسمانی ریمانڈ پر رکھنا ہے۔ اچھا اشفاق کیا گا کی جگہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب پولیس نے گرفتار کیا فواد چودھری کو تو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا، اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ جی یہ ایک الزام ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ان کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اسلام آباد پولیس نے بہت واضح کہا کہ وہ کسی کے خلاف غیر قانونی کام نہیں کریں گے، قانون کے مطابق قواعد و ضوابط پورے کرنے کے بعد وہ اپنی قانونی کارروائی جاری رکھیں گے، اور اس کی ایک مثال آج کی یہ بھی ہے۔ اگر پولیس فواد چودھری کو ڈائریکٹ لے کر جانا چاہتی تو وہ جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے قانونی طریقہ کار اپنایا، راہداری ریمانڈ کے لیے پہلے مقامی جس علاقے سے فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا اس کی مقامی عدالت سے فواد چودھری کو پہلے وہاں پر پیش کیا گیا، راہداری ریمانڈ کی استدعا کی گئی، اب فواد چودھری کمرہ عدالت جی وکلا کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اشفاق ساتھ ہی موجود رہیے گا، نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ لیاقت انصاری، اب سے کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ دوپہر تک پی ٹی آئی کا اگلا لائحہ عمل سامنے آ جائے گا، کیا کیا آپشنز موجود ہیں پی ٹی آئی کے پاس، کیا ہو سکتا ہے رد عمل؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس پہلے تو انہیں عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ تھا، اب تو ان کے مرکزی جو لیڈرشپ ہے دوسرے ان کو بھی گرفتاری کرنے کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا اور مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ آج سے احتجاج کی کال کا فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی پہلے یہ ترجیح ہے کہ وہ فواد چودھری کے مقدمے کا جو مقدمہ جو ہے اس میں جو راہداری ریمانڈ کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں کارروائی ہو رہی ہے، پہلے اس پروسیڈنگ کو مکمل کرے اور اس کے بعد دوبارہ سے صورتحال کا جائزہ لے کر احتجاج کی کال دی جائے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بنیادی طور پر اس حوالے سے جارحانہ حکمت عملی کی تجویز کا جائزہ لے رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے اقدام کیا ہے اس کے بعد ایک تو اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے صاف شفاف انتخاب کا عمل اب ایک سوالیہ نشان بنے گا، اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس رول کے حوالے سے جو مقدمہ درج الیکشن کمیشن کی مدعیت میں کروایا گیا ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ ابھی بھی پی ٹی آئی کو اس بات کا خدشہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری بھی کسی وقت ہو سکتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ بڑی تعداد میں زمان پار موجود ہے اور وقفے سے
अच्छा, लियाकत अंसारी ये बताएगा कि पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से सियासी इस्तेहकाम का मुतलाशी रहा है। हमेशा से ही यही बात की जाती है कि सियासी इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है। अब जिस तरह मामला जिस तरफ चल पड़े हैं और गिरफ्तारियों का खदशा, जो आपने भी कहा कि खदशा है कि मजीद जो कारकुनान हैं, अहम रहनुमान गिरफ्तार किया जाएगा, तो सियासी इस्तेहकाम होता हुआ फिर दिखाई तो नहीं दे रहा है इसी सूरत हाल में? देखिए, ये तो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल सियासी इंतशार की तरफ जा रही है। और जब पंजाब में इलेक्शन का महाज लग चुका है, इलेक्शन का शेड्यूल जो है अगले 1 से 2 रोज में सामने आने वाला है और इंतखाबी कैंपेन्स का आगाज होने जा रहा है, तो उससे पहले जो गिरफ्तारियां और मुकदमात और इस तरह जो है वो एहतजाजी सियासत जो है अगर वो शिद्दत इख्तियार करती है तो फिर इंतखाबी अमल जो है उसमें भी इस तरह की एहतजाजी जो सियासत है उसमें शिद्दत आने के बाद इंतशार के वाकयात और लड़ाई झगड़े के वाकयात बढ़ सकते हैं। पीटीआई जो है अब बहरहाल उसको तो आपने इमरान खान के हवाले से वो खासी उनकी लीडरशिप ये वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि हमारी रेड लाइन जो है वो इमरान खान है। तो इस तरह की सूरत हाल को देखते हुए खदशा यही है कि पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ अगर मजीद मुकदमात और गिरफ्तारियां होती हैं तो दूसरी जानब जो है पीटीआई जो है वो एक केयर सेटअप पर भी मुतमईन नहीं है, इलेक्शन कमीशन के रोल पर भी मुतमईन नहीं है। तो इस तरह तो पंजाब में जो है बिलखसूस लगता है कि महाज बनेगा, क्योंकि एक तरफ जो है मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है वो लंदन से पाकिस्तान पहुंच रही है और मरियम नवाज साहबा जो है वो 28 जनवरी को पहुंच रही है। तो दूसरी जानब जो एक साथ में मुद्दे मुकाबल पार्टी है पीटीआई, उसके हवाले से ये सूरत हाल डेवलप हो चुकी है कि उन पर जी, लियाकत अंसारी साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद अशफाक ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। अशफाक, बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले आपने बताया कि वकला की जानिब से दलाइल दिए गए हैं, मजीद क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त पर कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर खैयात समाअत जारी रखे हुए हैं। फवाद चौधरी रोस्टम पर आए और अदालत से ये सदा की कि मैं अदालत से कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूं, जिस पर अदालत ने कहा बताएं फवाद आप क्या कहना चाहते हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे FIR दे दी जाए, मुझे पता चले कि मेरे ऊपर क्या इल्जामात हैं। अदालत ने इस मौके पर तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को जो मुकदमा हमने दर्ज किया है उसकी कॉपी फराहम की जाए। तफ्तीशी अफसर ने अदालती हुक्म की तामील पर करते हुए फवाद चौधरी को मुकदमे की कॉपी फराहम कर दी। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कमरा अदालत में कहा कि मुझे तो दहशत गर्दों की कैटेगरी में रखा गया है और ये हैरान कुन है। इस मौके पर फवाद चौधरी के वकील बैरिस्टर हसनैन अदालत में दलाइल जारी रखे हुए हैं और उन्होंने ये कहा कि ये मुकदमा झूठा और बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने ये कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दर्ज करवाया और इस हवाले से फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। इस मौके पर अभी इस हवाले से केस की समाअत जारी है। अच्छा अशफाक, ऐसा क्योंकि एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसे बताया भी नहीं जाता कि इन इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी में मलाई गई, फिर जज के कहने पे ही उन्हें मुकदमे की कापी फराहम की गई? जी बिल्कुल, कमरा अदालत, क्योंकि फवाद चौधरी जब कमरा अदालत में पहुंचे तो उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर काफी तनकीद की थी। तो सबसे पहला दरख्वास्त इन्होंने अदालत से ये की कि मुझे ये बताया जाए कि मेरे खिलाफ क्या दफात लगाई गई है। मुझे अभी तक तो FIR की कॉपी फराहम नहीं की गई, लिहाजा अदालत से सदा है कि मुझे FIR की कॉपी दे दी जाए। इस मौके पर अदालत के रूबरू तफ्तीशी अफसर मौजूद थे तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि फवाद चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा हमने दर्ज किया है उसकी कॉपी इनको फराहम की जाए। अदालती हुक्म पर तफ्तीशी अफसर ने थाना कोसार में दर्ज होने वाले मुकदमे की कॉपी जो फवाद चौधरी है उनको फराहम कर दी है। अब फवाद चौधरी के जो वकील बैरिस्टर हसनैन वो FIR की जो मतन है वो अदालत के सामने पढ़ रहे हैं और अदालत से ये उन्होंने दरख्वास्त भी की है कि ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया है। तो कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। जी अशफाक, ये भी बताइएगा कि इस तरह के मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले अमूमन पुलिस को कौन कौन से कानूनी तकाजे हैं जो पूरे करना होते हैं, क्योंकि रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया। देखें, ये अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दावा किया जा रहा है, एक इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार करे, क्योंकि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा थाना कोसार इस्लामाबाद में दर्ज हुआ और फवाद चौधरी को गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद से स्पेशल टीम आई लाहौर और फिर यहाँ पर उन्होंने मकामी पुलिस को आगाह किया और मुकदमे की FIR दिखाई और फिर मकामी पुलिस की मदद के साथ फवाद चौधरी को
तमाम क़वायद व ज़वाबित पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तो इस हवाले से तो इस्लामाबाद पुलिस वाज़े कर चुकी है कि वो खिलाफ कानून कोई काम नहीं करेंगे और ना ही वो कर रहे हैं, बल्कि वो कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इस अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें उन्होंने जो पहला स्टेप लिया वो फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड है। राहदारी रिमांड की दरख्वास्त फवाद चौधरी के हवाले से तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जमा करवा दी है और उसकी मुखालफत फवाद चौधरी के वकील कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद अदालत उस दरख्वास्त से मुतल्लिक फैसला सुनाएगी। बैरिस्टर हसनैन ने जब FIR का मुकम्मल मतन पढ़ा और फिर अदालत को ये कहा कि अब इसमें वो भी बातें लिख दी गई हैं FIR में जिसका कोई ताल्लुक फवाद चौधरी के बयानात से नहीं है। तो इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जब हम तफ्तीश करेंगे तो ये बातें वहां पर देखी जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ मामला है कि फवाद चौधरी के खिलाफ एक मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज हुआ और हम फौजदारी कानून के तहत तो फवाद चौधरी को बगैर मकामी अदालत को आगाह किए नहीं लेकर जा सकते थे। तो हमने वो कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए अदालत से रुजू किया है कि फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड पर उनके हवाले किया जाए ताकि इस हवाले से मजीद कार्रवाई आगे बढ़ सके। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि ये बताएं रिमांड कौन सी पुलिस लेने आई है। इस मौके पर फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि यहाँ से इस्लामाबाद का रास्ता 4 घंटे का है, ये वहाँ पेश करें, ये राहदारी रिमांड नहीं बनता। फवाद चौधरी के वकील ने इस हवाले से भी दरख्वास्त की मुखालफत की है कि 4 घंटे यानी अगर तो 24 घंटे की दूरी पर अगर दूसरी अदालत हो तो फिर राहदारी रिमांड बनता है उनके मुताबिक, और इस्लामाबाद का तो 4 घंटे का रास्ता है। तो फिर ये अभी फवाद चौधरी को लेकर रवाना हो जाएं और वहां पर मकामी अदालत में पेश करें। अभी इस केस की समाअत जारी है। कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। अदालत के बाहर और अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात। अच्छा इशफाक, ये भी बताइएगा, सिक्योरिटी के तो सख्त इंतजाम किए गए हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुनान को कॉल दी गई थी, तो कौन कौन पहुंचा कारकुनान में से, और ये भी बताइएगा कि कोई अहम रहनुमा पहुंचा इजहार यकजहती के लिए? इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ लायर्स फोरम के वकला मौजूद हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा है हमाद अजहर वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। इस वक्त फवाद चौधरी ने अदालत में अदालती इजाजत से ये कहा कि जो मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ मुझे उस पर फख्र है। उन्होंने ये कहा कि नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि मैंने बगावत की, मैं साबिक वफाकी वजीर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हूँ, मुझे इज्जत और एहतराम के साथ ट्रीट किया जाए। फवाद चौधरी ने अदालत के अंदर ये भी कहा कि जिस तरह मुझे गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं, मुझे ये फोन करते तो मैं खुद थाना कोसार गिरफ्तारी के लिए पहुंच जाता, लेकिन मुझको दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया गया और ऐसा इस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया जैसे मैंने पता नहीं कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया। तो फवाद चौधरी ने अदालती इजाजत से अपना अदालत में बयान दिया और इस मुकदमे की मजम्मत की। अब अदालत इस हवाले से तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद कुछ ही देर बाद अदालत इस हवाले से आज की दरख्वास्त से मुतल्लिक फैसला सुनाएगी। फवाद चौधरी ने ये भी कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जो बात की वो बातें सारा पाकिस्तान कर रहा है, सिर्फ मुझे ही इस हवाले से मेरे खिलाफ ही क्यों मुकदमा दर्ज किया गया। अगर मुकदमा दर्ज करना था तो फिर 22 करोड़ अवाम के खिलाफ दर्ज करते। मैंने जो कहा मैंने सच कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। तो तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत में दोबारा इस्तदा की गई है कि हम इस केस के मेरिट्स पर बात नहीं कर रहे कि ये केस सच्चा और झूठा है। हम अदालत से ये इस्तदा कर रहे हैं कि अदालत इस हवाले से फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड दे ताकि फवाद चौधरी को मुतल्लिका अदालत से पेश किया जा सके। अदालत ने फौरी तौर पर फवाद चौधरी के मेडिकल कराने की हिदायत जारी कर दी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कहा है कि फवाद चौधरी का मेडिकल करवाया जाए। इस मौके पर अदालत ने फवाद चौधरी कमरा अदालत में फवाद चौधरी की फैमिली के शोर करने पर फाजिल जज ने खामोश दे दिया, जबकि इस मौके पर अदालत ने यह भी कहा कि आप जज्बात में ना आए, जो होगा कानून के मुताबिक होगा। अदालत ने कहा कि कानून के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमरा अदालत में फवाद चौधरी ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि मेरी अदालत से इस्तदा है कि मेरा मेडिकल करवाया जाए ताकि इस हवाले से जो भी जो सूरत हाल है वो सामने आ सके। अदालत ने फौरी तौर पर फवाद चौधरी की वो इस्तदा मंजूर कर ली और तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि फवाद चौधरी का मेडिकल करवाया जाए। इस मौके पर
अदालत ने फवाद जी, अदालत ने मेडिकल कराने की भी हिदायत की है। इशफाक, ये जो दिफात शामिल की गई है मुकदमे में, अगर आप इनके हवाले से बता सकें, और क्या ये दहशतगर्दी में शुमार होती हैं? देखें, ये इल्जाम लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि दहशतगर्दी की तरह फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया है जिसका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये सारी सूरत हाल तरोड़ मरोड़ कर पेश की गई है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुद्दई है इस मुकदमे के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि फवाद चौधरी ने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उनके खिलाफ झूठा और उनके खिलाफ उनको धमकियां दी और उनके खानदान को भी धमकियां दी। जो इसमें धमकियां देने से मुतल्लिक सेक्शन लगाया गया है वो सेक्शन 506 है, जिसके तहत इस हवाले से फवाद चौधरी के खिलाफ इस मुकदमे में शामिल किया गया है, जो कि नाकाबिले जमानत है। इसी तरह से सेक्शन 124A लगाया गया है, सेक्शन 505 लगाया गया है और सेक्शन 153A लगाया गया है, जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये संगीन नौयत की दफात है, और इस हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी को हथकड़ियों में पेश करने पर जो कमरा अदालत में वकला हैं, उन्होंने सख्त इजहार नाराजगी किया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वकील की तज़हीक इस तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अदालत से हिदायत की कि फवाद चौधरी ने कोई कत्ल नहीं किया, कोई दहशतगर्दी नहीं की, लिहाजा इनके खिलाफ इनकी जो हथकड़ियां हैं वो फौरी तौर पर खोली जाए। मुनीर हुसैन भट्टी जो कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, उन्होंने अदालत से ये कहा कि हमारी बार कौंसिल की जानिब से करारदाद मंजूर हो चुकी है, किसी वकील को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। ये जो हथकड़ी लगाकर फवाद चौधरी को पेश किया गया, ये इकदाम पंजाब बार कौंसिल की करारदाद के मुतरादिफ है। इस हवाले से उन्होंने सलाह की है कि अदालत फवाद चौधरी की हथकड़ियां खोलने के अहकाम जारी करे। तो अभी मौजूद जज जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात तमाम जो फ्रीकैन के वकला हैं उनके पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, और उसके बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म सुनाएगी। ठीक है अशफाक, साथ ही मौजूद रहेगा नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, गिरफ्तारी अमल में आ गई, अब राहदारी रिमांड दिया जाएगा, कुछ देर में फैसला हो जाएगा उसका। ये बताएगा कि इंतखाबात भी चूँकि होने जा रहे हैं और गिरफ्तारी क्योंकि अहम रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो तो जो इलेक्शन की जो मुहिम चलानी है उसमें खासा फ़र्क पड़ेगा। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत अब क्या सोच रही है, कुछ वाज़ेह हुई सूरत हाल वहाँ पर? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात का जायजा ले रही है कि जो मुकदमात का सिलसिला शुरू किया गया है और ये यकीनी तौर पर बयानात को मुंजवास बनाकर जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं या मुख्तलिफ एक्ट को जो है वो बुनियाद बनाकर जो मुकदमा दर्ज होंगे, इन खदशात को मद्देनजर रखते हुए अब एक तो पीटीआई अपनी एक लीगल टीम तश्कील देने जा रही है कि जो इस सारी सूरत हाल में अगर कोई मजीद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं तो लीगल टीम फौरी तौर पर इसके लिए लीगल रिलीफ के लिए काम करेगी। दूसरा, पीटीआई की क़यादत जो है वो एक बात का भी जायजा ले रही है। रात तक फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से पहले तक ये बात जेरे गौर थी कि इमरान खान एक बड़ा इज्तिमा करें, एक बड़ा जलसा करके इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज करें, और इमरान खान की सेहत तो चूंकि डॉक्टर्स की जानब से जो है वो आइंदा चंद रोज में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत मिल जाएगी कि वो फील्ड में निकल सकें। तो इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि एक बड़ा इज्तिमा करके जो है वो इमरान खान इस सारी सूरत हाल पर जो है वो आवाम को भी एतमाद में ले और अपने पीटीआई के कारकुनों को भी एतमाद में ले। पीटीआई की क़यादत इस बात का भी जायजा ले रही है कि अब इंतखाबी मुहिम जो है उसको इस अंदाज से चलाने के लिए जरूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से या केयर टेकर के सेटअप के हवाले से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फौरी तौर पर एड्रेस करके वहां से रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए और वहां पर चीजें रिकॉर्ड पर लाई जाएं कि किस तरह इंतखाबी अमल को मुतासर करने के लिए इंतकामी मुकदमात का सिलसिला शुरू हो रहा है। पीटीआई की क़यादत इस बात का भी जायजा ले रही है कि अब जो है वो जो एहतजाज की कॉल है फवाद उनकी गिरफ्तारी, लेकिन लियाकत अंसारी, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, कारकुन तो खुद ही मोबिलाइज हो गए हैं, सियासी माहौल गर्म हो गया है, तो अब पीटीआई को क्या अभी भी इंतखाबी मुहिम चलाने की जरूरत है? यकीनी तौर पर इंतखाबी मुहिम तो नहीं चलानी है, क्योंकि इमरान खान के इंतखाबी जलसों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा था। सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि इंतखाबी शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर जारी करे, और वो उस इलेक्शन शेड्यूल के ना जारी करने पर भी पीटीआई जो 2 दफा गवर्नर पंजाब को खत लिख चुकी है, एक दफा
سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور ایک دفعہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سفدر خان یہ خط لکھ کر کہہ چکے ہیں کہ انتخاب کی تاریخ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 105 کی سب کلاس 2 کے تحت جو ہے وہ گورنر کو دینی تھی، لیکن اس حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. تو پی ٹی آئی تو الیکشن کے شیڈول کا انتظار کر رہی ہے اور پی ٹی آئی الیکشن کے شیڈول کا انتظار کریے. لیاقت انصاری ساتھ ہی موجود رہیے گا. محمد اشفاق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشفاق بتائیے گا مزید عدالتی سماعت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، مزید اپڈیٹ یہ ہے کہ فواد چودھری کے وکلا کی جانب سے عدالت میں یہ فوری طور پر ہتھ کڑی کھولنے کا مطالبہ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری کے وکلا کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہم نے فواد چودھری کے کو حبس بیجا میں رکھنے کے حوالے سے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. تو عدالت سے استدعا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیا جائے. عدالت نے اس حوالے سے کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے. تو فواد چودھری کے وکلا نے کہا ہے کہ ہم نے فواد چودھری کو حبس بیجا میں رکھنے اور غیر قانونی حراست میں رکھنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ فواد چودھری کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے. تو اس حوالے سے یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا جوڈیشل مجسٹریٹ راہداری ریمانڈ پر کوئی کارروائی نہ کریں. اس موقع پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے اور اس کے بعد اب فواد چودھری کے وکلا لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ کچھ دیر بعد عدالت کو اس فیصلے سے آگاہ کریں گے. اسلام آباد پولیس نے تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہونے کے بعد لاہور کی کینٹ کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش ہو کر فواد چودھری کو پیش کیا اور ہتھ کڑیاں لگائی گئی. اچھا اشفاق یہ بتائے گا کہ سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. اس سے پہلے ہم بات ہی کر رہے تھے کہ کیونکہ یہاں سے راہداری ریمانڈ کے بعد اسلام آباد کی انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، لیکن اب آپ نے بتایا کہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جا پہنچا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ سے ممکنہ طور پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے اور اس کے بعد اس مقدمے پہ کتنا اثر انداز ہوگا وہ فیصلہ؟ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کے وکلا کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ فواد چودھری کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے، فواد چودھری کو بازیاب کروایا جائے اور نامعلوم افراد اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں. یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے. اب عام طور پر اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جب عدالت مقامی پولیس سے اس درخواست کی بابت رپورٹ طلب کرتی ہے تو پھر پولیس اگر تو کسی شہری جو ایسا شہری ہو جس کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا گیا ہو اس کو عدالت میں پیش کر دیتی ہے. لیکن اگر کسی شہری کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہو تو پھر عدالت میں متعلقہ پولیس تمام تفصیلات فراہم کر دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ فلاں شخص کو فلاں وقت گرفتار کیا گیا اور اس کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا اور اس کے خلاف یہ مقدمہ درج تھا. تو عدالت پھر اس درخواست کو یا تو ڈسمس کرتی ہے یا پھر درخواست گزار اپنی درخواست واپس لے لیتا ہے. یعنی یہ کوئی اتنا مضبوط کیس نہیں ہے، صرف ہم اس کو ڈیلینگ ٹیکٹکس کہہ سکتے ہیں. جو وکلا ہیں ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ فواد چودھری کو حبس بیجا میں رکھنے کے حوالے سے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں آج ہی دائر کی تھی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ جا پہنچا ہے. بہت شکریہ محمد اشفاق اور لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے.